बढ़िया बढ़िया है। बढ़िया की बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। वाह मजा आ गया। बहुत मजा। आज का प्रोग्राम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। शानदार शानदार। लेकिन मेरे को तो क्या है कि मैं तो कल की योजना बना रहा था, यूं ही बुलाया था, ऐसा कुछ नहीं था। चलो आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। कल की जो कंटिन्यू थी, आपको नहीं कल का वीडियो देखना। तो कल का जो प्रोग्राम था उसमें अपन ने चैप्टर नंबर 7 के अंदर पीरियोडिक टेबल तक का पढ़ा था। एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिक की आवेश तक का पढ़ा था। आज उसके आगे का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों ध्यान बोर्ड की तरफ। सबसे पहले आज का टॉपिक रहेगा आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आयनन एंथैल्पी। बाद में आयनन एंथैल्पी। इसके बाद में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। लब्धि एंथैल्पी। नेक्स्ट इसके बाद में बोलो 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 ओहो विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता। नेक्स्ट इसके बाद में संयोजकता, वैलेंसी, संयोजकता। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। नेक्स्ट चेंजेबल वैलेंसी, चेंजेबल वैलेंसी। व्हाट डू यू मीन बाय चेंजेबल वैलेंसी? परिवर्ती संयोजकता, परिवर्ती संयोजकता। इसके बाद में परमाणु का आकार, परमाणु आकार 3 प्रकार से निर्धारित होता है। सबसे पहले सह संयोजक त्रिज्या, सह संयोजक त्रिज्या। इसके बाद में वंडरवॉल त्रिज्या। आगे वाली धात्विक त्रिज्या। और लास्ट में टॉपिक आएगा धात्विक एवं अधात्विक गुण। अधात्विक एवं धात्विक गुण, धात्विक एवं अधात्विक गुण। और सबसे अंतिम में बात करेंगे अपन उपधातुओं के बारे में। उपधातु। चलो आज अपने को इतना टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे आयनिक त्रिज्या के बारे में। आयनिक त्रिज्या सिंपल सा फंडा, कोई भी परमाणु धरती के ऊपर उदासीन अवस्था में है अगर, और उदासीन अवस्था के बाद में अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों को लेता है या उदासीन अवस्था के बाद में कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो आयन का निर्माण होगा। जैसे सोडियम जी, इनके ऊपर कोई आवेश नहीं है लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन माइनस किया, ये माइनस इलेक्ट्रॉन, तो माइनस करेगा अगर इलेक्ट्रॉन तो इससे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। दूसरी बात, अगर क्लोरीन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो यहाँ पे आयन का निर्माण हो जाएगा। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो सोडियम से सोडियम प्लस बन जाएगा, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्लोरीन से क्लोरीन माइनस बन जाएगा। ये यहाँ पे 2 प्रकार की आयन बनने की प्रवृत्ति आती है। परमाणु हमेशा उदासीन अवस्था में होता है। उदासीन परमाणु जब इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो आयन का निर्माण होता है। और उस आयन की त्रिज्या को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। आयन की त्रिज्या को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। आयनिक त्रिज्या किस प्रकार से परिवर्तित होती है तो उसमें 2 पॉइंट पढ़ेंगे अपन। सबसे पहला सोडियम, सोडियम, ये सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को किया माइनस, तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस करेगा तो सोडियम से सोडियम प्लस बनेगा। इस सोडियम का आकार इतना मोटा होता है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन घटने के बाद में इसका आकार पिचकिया छोटा सा हो जाता है। अगर इसकी त्रिज्या देखो, त्रिज्या तो कितने पिकोमीटर होगी? त्रिज्या बताना फटाक से, 186 पिकोमीटर, 186। जबकि Na प्लस बनेगा तो उसकी त्रिज्या 95 पिकोमीटर हो जाती है, 95 पिकोमीटर। कहाँ 186 और कहाँ 95? इतनी सारी त्रिज्या छोटी हो जाती है। कारण क्या देखते, इसके पास में पहला कोष, दूसरा कोष और तीसरा कोष, 3 कोष है। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। जबकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन घटने पर अंतिम कोष यहाँ पे घट करके और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2, 8। अंतिम कोष पूरा का पूरा हट जाता है और अंतिम कोष हटने के कारण परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। उदासीन परमाणु से जब धनायन बनता है तो धनायन का आकार उसके संगत उदासीन परमाणु से हमेशा छोटा होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान दोगे। उदासीन परमाणु के धनायन में परिवर्तित होने पर धनायन से एक कोष हट जाता है, इसलिए उसका आकार छोटा हो जाता है। तो धनायन का आकार उसके संगत उदासीन परमाणु से क्या होता है? छोटा होता है। क्यों होता है?
कोस हट जाता है, कोस हट जाता है 186 से 95 पे चला जाता है। दूसरी बात, ये क्लोरीन, क्लोरीन ने प्लस एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन दिया है कि इसने लिया है? इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये Cl से क्या बनेगा? Cl माइनस बनेगा। अब बताओ, इसके पास में इलेक्ट्रॉन 17, इधर इलेक्ट्रॉन 18, इधर की तरफ प्रोटॉन है 17, जबकि इधर की तरफ भी प्रोटॉन है 17। यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर है, जबकि यहाँ पे प्रोटॉन कम है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा, और जिसका प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा उसका आकार बड़ा होता है, और जिसका प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा उसका आकार छोटा होगा। इसका अगर आकार देखा जाए, आकार, तो यहाँ त्रिज्या के अंदर 99 पिकोमीटर, 99 पिकोमीटर, जबकि यहाँ पे इसकी त्रिज्या बढ़ करके 181 पिकोमीटर हो जाती है, 181 पिकोमीटर। आकार बढ़ रहा है। उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो ऋणायन का निर्माण करता है। ऋणायन की त्रिज्या मोटी होती है, जबकि उदासीन की त्रिज्या छोटी होती है। धनायन की त्रिज्या छोटी है, जबकि धनायन की संगत उदासीन की त्रिज्या बड़ी है। ये यहाँ पे टॉपिक खत्म हो जाता है। आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या के अंदर कोई वर्ग और आवर्त की कहानी है नहीं। नेक्स्ट आती है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी ये, जैसे अपन बात करें सोडियम जी के बारे में, ये सोडियम, सोडियम का प्रतीक Na, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसको आप बहलाओगे, फुसलाओगे, कुछ चॉकलेट दोगे तभी आपको एक इलेक्ट्रॉन देगा ना। किसी भी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए, किसी भी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए, हटाने मतलब माइनस इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन माइनस करना है तो इसको कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। किसी भी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं, और ये Na से किस में बदल जाएगा? Na प्लस में बदल जाएगा। किसी भी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। बाएं से दाएं जाते हैं तो उसे आवर्त कहते हैं। आवर्त में जेड इफेक्ट का मान बढ़ जाता है। जेड इफेक्ट कल बात की थी, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण अंतिम इलेक्ट्रॉन को हटाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। आयनन एंथैल्पी क्या है? कोई भी परमाणु अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन, इसको निकालना है बाहर तो कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। वो जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं? आयनन एंथैल्पी। लेकिन आवर्त में प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनों को तेजी से नाभिक खींच रहा है, तो आप कितनी भी ऊर्जा दोगे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, मतलब उसकी आयनन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, और थोड़ी सी ऊर्जा दो टक इलेक्ट्रॉन बाहर। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। थोड़ी सी ऊर्जा दोगे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जबकि आवर्त में इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। खत्म कहानी। आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी का मामला खत्म हो जाता है। यहाँ जो आप ऊर्जा दे रहे हो, ऊर्जा निकल नहीं रही है, ऊर्जा दे रहे हो, उसको किस में मापा जाता है? तो किलो जूल पर मोल के अंदर, या फिर किलो कैलोरी पर मोल के अंदर, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर मापा जाता है। किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर इन ऊर्जाओं को मापा जाता है। जैसे सोडियम की बात करो, ये सोडियम, इसने एक इलेक्ट्रॉन माइनस किया तो सोडियम से सोडियम प्लस बन गया, बढ़ेगा ना। सोडियम प्लस के पास में विन्यास देखो तो 2 और 8, 2 और 8 आपको पता है नियॉन का विन्यास होता है, जिसमें पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने। अब बताओ अष्टक पूरा है, क्या ये इलेक्ट्रॉन और दे सकता है? नहीं दे सकता। सोडियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है, लेकिन सोडियम की द्वितीयक आयनन एंथैल्पी एक पूरा का पूरा अष्टक भरा हुआ, और अष्टक से कभी भी इलेक्ट्रॉन बहुत लेट निकलेगा, ज्यादा ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। छोड़ो इतनी रामायण आपको नहीं याद रखनी है। आयनन एंथैल्पी क्या होती है पता चल गया। परमाणु है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे, ऊर्जा देनी पड़ेगी, उसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं। वर्ग के अंदर आयनन एंथैल्पी घटती है, आवर्त में आयनन एंथैल्पी बढ़ती है। खत्म कहानी। चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बहुत मस्त कहानी है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन
लब्धि एंथैल्पी। क्या कहानी है? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ये वाला। जैसे ये क्लोरीन है, क्या बच्चों? क्लोरीन का परमाणु है। क्लोरीन का परमाणु भूखा होता है, उसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 17। पहले में, दूसरे में, तीसरे में। और ये चाहता है ना कि मैं कोई न कहीं एक लेकर के आऊं, तब कितने हो जाएंगे? अष्टक पूरा करना चाहता है। क्लोरीन परमाणु किसी दूसरे परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है। जब गैसीय अवस्था में उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, और उस मुक्त ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। क्लोरीन, इसने एक इलेक्ट्रॉन प्लस किया तो प्लस करने पर Cl से Cl माइनस बन जाएगा, और यहां से कुछ ऊर्जा बाहर निकलेगी। इस निकलने वाली ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। अच्छा, ऐसे जाते हो ना तो उसे क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। आवर्त में प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, परमाणु का आकार घटता है, इसलिए इधर की तरफ जाने पर इलेक्ट्रॉन जुड़ता है और ऊर्जा ज्यादा निकलती है। लेकिन ऊपर से नीचे जाते हो तो इसे कहते हैं वर्ग में परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु का आकार बढ़ रहा है, नाभिक खुद अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों को हैंडल नहीं कर पा रही है। अब आप और इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो ये तो कहेगा कि भाई साहब हमें इलेक्ट्रॉनों की जरूरत ही नहीं है। मतलब ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम होता जाता है, जबकि आवर्त में इसका मान बढ़ जाता है। ये खत्म कहानी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। नेक्स्ट आता है विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर, विद्युत ऋणता के अंदर देखो, ये कोई एक छोटा ए परमाणु है और इधर की तरफ कोई एक बी परमाणु बड़ा है। जब दो असमान परमाणु सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधे हुए हो, ये सहसंयोजक बंध छोटा मोटा है ना, ये यहाँ पे सहसंयोजक बंध में बंधे हुए, बीच में एकल बंध है और एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के द्वारा रखे हुए, पता चल रहा है। जब दो असमान परमाणु सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए हो तो अधिक विद्युत ऋणी तत्व द्वारा बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। क्या होगा कि ये जो बड़े वाला है ना, ये खुद के इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, और भाई साहब जो आए थे ना दूसरे वाले, उसके इलेक्ट्रॉनों को भी अपनी तरफ खींच के ले लेता है। और परमाणुओं का यह गुण क्या कहलाता है? विद्युत ऋणात्मकता। जब दो असमान परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे हुए हो तो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। ऊपर से नीचे जाओगे तो विद्युत ऋणता घटेगी, क्योंकि परमाणु का आकार ऑलरेडी बड़ा हो रहा है। बड़ा हो रहा तो खुद के इलेक्ट्रॉनों को नहीं संभाल पा रहा, वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्या खींचेगा। ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है, बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। और वर्ग संख्या 17 के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है, और पूरी आवर्त सारणी में एकमात्र फ्लोरीन ऐसा तत्व है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है। क्लियर? क्लियर द पॉइंट? नेक्स्ट 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 संयोजकता। संयोजकता कल अपन ने आवर्त सारणी की थोड़ी सी झलक देखी थी, इसको मैं वापस बना लेता हूँ। बना दो आवर्त सारणी। इतनी मस्त तो नहीं बनाऊंगा, बस सिंपल वाली बनाऊंगा। इधर वाली आवर्त सारणी के अंदर टोटल ब्लॉक कितने होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। पहले का नाम S, फिर D, फिर D, फिर F, SPDF। चलो भाई आवर्त सारणी तैयार हो गई। ये हो गया S, ये P, ये D और नीचे की तरफ F होता है। F के अंदर टोटल कितनी लाइनें होती है? 14 लाइनें होती है। इसके अंदर टोटल होती है 14 लाइनें, 14 लाइन होती है। S ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है और ये D ब्लॉक है और नीचे की तरफ F ब्लॉक है। अपन किसकी बात कर रहे हैं? संयोजकता की। ये वर्ग संख्या 1, वर्ग संख्या 1 में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये सारे तत्व ऊपर से नीचे जाने पर एक समान संयोजकता रहते हैं। और वर्ग संख्या 1 के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। क्या मतलब हुआ? जैसे Na सोडियम क्लोरीन से जुड़ा तो क्लोरीन -1 है, सोडियम +1 है। कोई भी परमाणु जिसके अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं। जैसे सोडियम के पास में परमाणु क्रमांक 11, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1, तो ये कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा? तो उसकी संयोजकता वैलेंसी, तो यहाँ पे वैलेंसी 1 हो जाती है। पहले वर्ग के तत्वों की संयोजकता 1 होती है। दूसरे में यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम,
कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम दूसरे वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है। फिर इधर आ जाओ, वर्ग संख्या 13, 14, 15, 16, 17 और लास्ट में 18। 15वें और यहाँ 18वें वर्ग के अंदर अक्रिय गैसें आती है। नाम आपने सुना होगा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ये गैसें आती है और इन गैसों का अंतिम कोश हमेशा पूर्ण भरा हुआ होता है। और जिन गैसों का अष्टक अंतिम कोश पूर्ण भरा हुआ है उनकी संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। इसलिए 18वें वर्ग के तत्वों को शून्य वर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य वर्ग कहते हैं। अंतिम कोश के अंदर जो 18 वर्ग है उसको शून्य वर्ग कहते हैं। 17वें वर्ग के तत्वों की संयोजकता 1 है, 16वें की संयोजकता 15वें की, 14वें की 4 है, 13वें की 3 है और दूसरे की 2 है। अब बात आती है डी वालों की। डी ब्लॉक के तत्व अपनी एक से ज्यादा संयोजकता दिखाते हैं। संयोजकता जैसे कॉपर को देख लो तो कॉपर प्लस भी दिखाता है और कॉपर 2 प्लस भी दिखाता है। आयरन को देख लो, आयरन Fe प्लस भी बनाता है, Fe2 प्लस बनाता है और Fe3 प्लस बनाता है। ऐसे तत्व जिनकी संयोजकता निर्धारित निश्चित नहीं होकर के बदलती रहती है, ऐसे तत्व जो 2 या 2 से अधिक संयोजकता दर्शाते हैं उसे परिवर्ती संयोजकता कहते हैं। ये पॉइंट आता है, परिवर्ती संयोजकता किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जिनकी संयोजकता 2 या 2 से अधिक होती है, बदलती रहती है, निश्चित नहीं होती है, परिवर्ती संयोजकता। चेंजेबल वैलेंसी, चेंजेबल वैलेंसी इधर कहीं लिखा था मैंने, चेंजेबल वैलेंसी, परिवर्तनशील संयोजकता। एफ की भी थोड़ी बात करते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व भी ऐसे जिनकी संयोजकता बदलती रहती है। डी और एफ ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट इसके बाद में आ जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई भी परमाणु बंध बनाने के लिए दूसरे परमाणु के साथ जितने आयनों का या जितने इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करता है, पार्टनरशिप करता है, उसे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड अभी तो साथ में थे, आपने थोड़ी देर में विचारों को अलग कर दिया, यहां से अलग हो जाएंगे ना, क्या बनेगा? Mg2+ बनेगा और O2- बनेगा। संयोजकता कितनी है? 2+। इधर कितनी है? 2-। किसी भी परमाणु के आयन में उसके ऊपर जितना आवेश उत्पन्न होता है या आवेश उपस्थित होता है वो उसकी संयोजकता वैलेंसी है। जैसे क्लोरीन के ऊपर -1 है, ये -1 इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है। ऑक्सीजन पे -2 है, अवस्था है। सल्फर पे -2 है, अवस्था है। मैग्नीशियम पे 2+ है, ये इसकी अवस्था है। ये सारी की सारी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। नेक्स्ट आता है परमाणु आकार। कल अपन ने पढ़ा था कि परमाणु के अंदर होता है नाभिक और अंतिम कोश में होता है इलेक्ट्रॉन। परमाणु के नाभिक और अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणु की त्रिज्या कहते हैं, जिसे मापने के लिए पिकोमीटर काम में लेते हैं। लेकिन परमाणु की त्रिज्या, केवल सिंगल परमाणु की त्रिज्या को यथार्थ मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए 2 परमाणु आपस में जुड़ते, अणु का निर्माण करते, अणु की त्रिज्या को मापना संभव है। परमाणु का स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व ही नहीं है, वो कभी भी आपको मुक्त अवस्था मिलेगा ही नहीं, अणु के रूप में मिलता है। इसलिए परमाणु की त्रिज्या मापना कठिन है, अणु की त्रिज्या को मापना बहुत ही इजी है। तो अपन नेक्स्ट बात करेंगे परमाणु आकार के अंदर सबसे पहली है सहसंयोजक त्रिज्या, कोवैलेंट रेडियस। उसके बाद में वंडर वॉल रेडियस और थर्ड है मेटेलिक रेडियस। नाउ सो फर्स्ट वी विल डिस्कस हियर कोवैलेंट रेडियस, सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या। अभी बात की, जब 2 समान परमाणु, समान आकार के परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। ये 2 सहसंयोजक बंध से बंधे हुए समान परमाणु हैं। ये इसका नाभिक, ये इसका नाभिक, ये नाभिकों के बीच की टोटल दूरी, ये टोटल दूरी है नाभिकों के बीच की, इसे कहते हैं अंतर नाभिकीय दूरी। जब 2 समान परमाणु सहसंयोजक बंध से बंधे हुए हो तो अंतर नाभिकीय दूरी का आधा मान, अंतर नाभिकीय दूरी का आधा मान सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। कहानी खत्म। सहसंयोजक त्रिज्या किसे कहते हैं? जब 2 समान परमाणु सहसंयोजक बंध से बंधे हुए हो तो अंतर नाभिकीय दूरी का आधा मान सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। दूसरा वंडर वॉल त्रिज्या। वंडर वॉल त्रिज्या, जब 2 अणु आपस में अनाबंधित हो, ये एक अणु होगा, परमाणु तो अकेला, 2 अणु, और ये भी आपस में अणु है, लेकिन ये अणु आपस में देखो जुड़े हुए हैं क्या?
आपस में ओवरलैपिंग थोड़ी ना, भले एक दूसरे के टच है। इन दो अणुओं के परमाणु, ये अणु, ये भी अणु, अणुओं के परमाणु, परमाणुओं के अंतर्नाभी की दूरी का आधा मान। अब देखो अगर ये यहाँ पे टच है, अगर ये यूं होते तो दूरी और भी कम होती, ये अगर यूं होते तो और भी दूरी कम होती, लेकिन इनको फाड़ के थोड़ा सा अलग करो। अगर आप यहाँ रख रहे हो तो दूरी बढ़ेगी, दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये दूरी कम होती है, जबकि ये वाली दूरी ज्यादा हो जाती है। दूरी यहाँ वाली ज्यादा है, इसको कहते हैं वैन डर वाल रेडियस RV, या इसको दर्शाया जाता है RW से, वैन डर वाल त्रिज्या। तो ये वैन डर वाल त्रिज्या, ये सहसंयोजक त्रिज्या है। सहसंयोजक त्रिज्या का मान छोटा होता है, जबकि वैन डर वाल त्रिज्या का मान बड़ा होता है। तो RW इज ग्रेटर देन RC, ये यहाँ पे एक बीच में रिलेशन आता है। नेक्स्ट इसके बाद में तीसरा है धात्विक त्रिज्या। जब धातु के क्रिस्टल में दो निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की अंतर्नाभी की दूरी का आधा मान धात्विक त्रिज्या कहलाता है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है धात्विक एवं अधात्विक गुण। बहुत सिंपल टॉपिक है। इधर अभी अपन ने कैलकुलेशन के अंदर देखा था कि सोडियम था, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को माइनस किया तो सोडियम से क्या बन गया था, सोडियम प्लस बन गया था। अभी देखा था क्लोरीन, उसने एक इलेक्ट्रॉन को प्लस किया था, तब वो क्लोरीन से कोई भी परमाणु जो इलेक्ट्रॉनों को माइनस करने की प्रवृत्ति रखता है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की प्रवृत्ति रखता है, तो उसे धात्विक तत्व कहते हैं, धात्विक प्रवृत्ति का होता है। और कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉनों को प्लस करता है, एक्सेप्ट करता है, ऐड करता है और ऋणायन का निर्माण करता है, तो इस प्रवृत्ति को अधात्विक प्रकृति कहते हैं। अधात्विक, अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा अधात्विक, इलेक्ट्रॉन देगा धात्विक, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति धातु रखते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधातु रखते हैं। पूरी आवर्त सारणी के अंदर वर्ग संख्या 1 के तत्वों की वर्ग संख्या 1 के तत्वों की धात्विक प्रकृति सर्वाधिक होती है। प्रश्न आता है आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों की धात्विक प्रकृति सर्वाधिक है, तो क्या आंसर रहेगा? नेक्स्ट बात करते हैं अधात्विक। अधात्विक का मतलब इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करना। वर्ग संख्या 17 के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ये तत्व सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है उसे। और ये पहला प्रश्न पूछा जाता है अधात्विक गुण, ओनली धात्विक गुण, मेटेलिक प्रॉपर्टी कौन से वर्ग के तत्वों की सर्वाधिक होती है? 1 नंबर के। सर्वाधिक विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन की। विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा किसकी है? फ्लोरीन की। और सबसे ज्यादा अधात्विक गुण भी किसके? 17वें वर्ग के, जिसमें फ्लोरीन बैठा ना, ये। तो यहाँ पे ये धात्विक और अधात्विक है, इसमें केवल डेफिनेशन पूछी जाती है। अच्छा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलते हैं, प्रभावी नाभिक आवेश घटता है ऊपर से नीचे जाने पर, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, धात्विक गुण बढ़ रहा है। जबकि बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है, अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन त्यागे नहीं जाते, प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है। अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन जब त्यागे नहीं जाते तो वहां पे धात्विक गुण तो घटता है और अधात्विक गुण बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है। लास्ट में अपन बात करेंगे उपधातु के बारे में, ऐसे तत्व जिसमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो उसे उपधातु कहते हैं। उपधातु। और आवर्त सारणी के अंदर उपधातु आप याद रखोगे, टोटल इनकी संख्या 7 है। आवर्त सारणी के अंदर उपधातु 7 उपधातु है। सबसे पहला बोरॉन, उसके बाद में सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। गिन लेना एक बार, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ये एंटीमनी Sb इसका सिंबल लिखा जाता है और लैटिन नाम होता है इसका एसबीटीएम। बाकी तो सेम के सेम चल रहे, पोलोनियम है, टेल्यूरियम है, आर्सेनिक है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है और बोरॉन है, ये एसबीटीएम। तो इस प्रकार से टोटल 7 उपधातु हो जाते हैं। तो यहाँ ये पूरे मामले खत्म हो जाते हैं। वार्षिक परीक्षा में जो लास्ट के पॉइंट आते हैं, यहाँ से धात्विक गुण किसे कहते हैं, अधात्विक गुण किसे कहते हैं, दर्शाइए, 1 नंबर का प्रश्न। फिर यहाँ पे आ जाता है धात्विक त्रिज्या किसे कहते हैं, सहसंयोजक त्रिज्या किसे कहते हैं। यहाँ ये रिलेशन आ गया कि RW इज ऑलवेज ग्रेटर देन
C। वंडरवॉल त्रिज्या का मान हमेशा सहसंयोजक त्रिज्या से बड़ा होता है, तो आपको वहां पे डायग्राम के द्वारा स्पष्ट करना पड़ेगा। कर सकते हो ना? विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं, आपको पूरा डिफाइन करना पड़ेगा। विद्युत ऋणात्मकता जब दो असमान परमाणु सहसंयोजक बंध से जुड़ी हुई हो, तो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का नेचर टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन एटम की होती है। उससे पहले बात की अपन ने इलेक्ट्रॉन, लब्धि, एंथैल्पी। कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो कुछ ऊर्जा देगा, और उस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के नाम से, या फिर विद्युत ऋणात्मकता उसके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था। और नेक्स्ट एक रह गया है आयनन एंथैल्पी। कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा तो ऊर्जा ग्रहण करेगा, और उस ऊर्जा के मान को विद्युत ऋणात्मकता नहीं, सॉरी, आयनन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ टॉपिक थे आज अपन ने क्लियर किए। और कल अपन ने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक इनसे पहले वाला पढ़ा था, जिसका नाम था परमाणु आकार। परमाणु आकार के अंदर प्रभावी नाभिकीय आवेश पढ़ा था, और प्रभावी नाभिकीय आवेश वापस में रिवीजन कर देता हूं। प्रभावी नाभिकीय आवेश, ये बात की थी कि ये परमाणु है, ये परमाणु का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन होता है। बाहर की तरफ कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। नाभिक अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने के लिए कुछ अट्रैक्शन फोर्स लगाती है, और उस अट्रैक्शन फोर्स को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। क्लियर? सो थैंक यू। क्लोज।